वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। आई एम VK सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 102 ये सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ और इस विषय में खंड 1 मानव का क्रमिक विकास थीम के नाम से ये इंग्लिश की पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। इसका टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड्स और हिंदी में मानव का क्रमिक विकास। थीम 1 कहिए, ब्लॉक 1 या खंड 1 या बुक 1, बात एक ही है। तो थीम 1 में जो है 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 प्री हिस्ट्री एंड सोर्सेस, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में प्राक इतिहास और स्रोत के नाम से हैं। यूनिट 2 बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, हिंदी की पाठ्यपुस्तक में मानव का जैविक विकास इस नाम से यह इकाई में दर्ज है। और यूनिट 3 पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कल्चर्स, पुरापाषाण और मध्यपाषाण संस्कृतियाँ, आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में इस नाम से यह चैप्टर है। प्राक इतिहास और स्रोत, इस विषय से इस जो यह टॉपिक है प्राक इतिहास और स्रोत, इस टॉपिक से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। BHIC 101 में इतिहास के स्रोत में मैं यह टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ, तो एक तरह से यह रिवीजन भी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में आप लोग ऑलरेडी जो है पुरापाषाण काल को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि पुरापाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में जो मानव थे वे किस प्रकार से रहते थे। बेसिकली वे खाद्य संग्राहक और शिकारी करता थे। भोजन को वो एकत्रित करते थे, संग्रहण करते थे और ज़रूरत पड़ने पर शिकार किया करते थे। हम यह भी जानते हैं कि इस काल के दौरान जो आवास था वह बेसिकली प्राकृतिक आवास में वे रहा करते थे। गुफाओं में या जंगलों में जो खंडहर हैं वहाँ पर जो है मानव अपने समय को व्यतीत किया करते थे, क्योंकि वे एक जगह नहीं रुकते थे। जैसे जैसे मौसम चेंज होता था एक जगह से दूसरी जगह वे अनुकूलन के लिए आते जाते रहते थे। हमने यह देखा कि नवपाषाण काल में किस प्रकार से जो है सामाजिक संरचना में और सामाजिक संस्कृति में जो है चेंजेस हुए। तो संस्कृतियों के इस बदलाव को हम नवपाषाण के में ज़्यादातर देख पाते हैं कि यह एक क्रांतिकारी युग था, क्योंकि इसमें अब मानव जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। पहले वह फलों को जो है एकत्रित करता था, जो भी मिल जाते थे उसे इकट्ठे करके जो है संग्रहण करके रखता था और अपने भरण पोषण करता था। लेकिन नवपाषाण के अंदर अब वह खाद्य उत्पादक बन गया। वह जो है फलों को, सब्जियों को, अनाज को उगाने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह कृषक बना और वह जो है पशुपालक भी बना। जब वह कृषक और पशुपालक बना तो उन्होंने बस्तियां जो है बसाने शुरू किए। तो इस प्रकार की जो सांस्कृतिक में जो बदलाव है वह हम देखते हैं। इस चैप्टर को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, इससे अधिक कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा ये मोर देन एनफ है। इसके बाद जो गेस्ट पेपर आप पढ़ेंगे तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है। और आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, उसके बाद शुरू करते हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी IAS के लिए मुख्य रूप से आर्ट्स के विषय पढ़ने होते हैं। आर्ट्स के विषय भविष्य में अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है सही मार्गदर्शन और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना। हमारा उद्देश्य BA की पढ़ाई के साथ IAS की परीक्षा के लिए तैयार करना है। हमारे कोर्सेस इस तरह से शेड्यूल किए गए हैं कि अन्य वनडे परीक्षाओं के साथ अथवा प्राइवेट नौकरी करते हुए भी IAS की तैयारी हो सके। इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के जरूरतों के हिसाब से अलग अलग बैच उपलब्ध है। अधिक जानकारी एवं रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। इंट्रोडक्शन। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या अंतर होता है। बेसिकली प्रागे है
प्रागैतिहासिक काल और आदि इतिहास। मानव का वह इतिहास जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, या यह कह सकते हैं कि लेखन क्षमता विकसित होने से पहले का जो इतिहास है उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और आदि इतिहास, जो लिखित साक्ष्य हमारे पास है, जो लिखित इतिहास हमारे पास है, लिखित इतिहास और प्रागैतिहासिक काल के बीच का जो इतिहास, जो संक्रमण काल इतिहास है, उसे हम आदि इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है प्री हिस्ट्री ऑन एंड प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री इज़ द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो जो हमारे पास लिपिबद्ध इतिहास है और प्रागैतिहासिक काल है, उसके बीच का जो संक्रमणकालीन चरण है उसे हम आदि इतिहास के नाम से जानते हैं। और बेसिकली हम पहले ही जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो है मेनली जो है 3 भागों में इसे बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक जिसे नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो BHIC 101 में हम ये टोटल तीनों काल जो है कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि आर्टिफैक्ट्स किसे कहते हैं, कलाकृतियाँ। आर्टिफैक्ट्स वह भौतिक वस्तुएं हैं या वे आइटम्स है जो कि हमें प्राप्त हुए हैं उत्खनन के पश्चात। ये वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक या मानव शास्त्रीय महत्व रखती हैं। जो भी हमें उत्खनन से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, या ऐसी जो साइट्स हैं जहाँ पे पुरातत्व महत्व की जो साइट्स हैं, जैसे भीमबेटका हो गया, ठीक है, और हुसिंगी बैचबल घाटी हो गई, तो यहाँ पे हमें जो भी पुरातत्विक साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, आइटम्स जो हमें प्राप्त होते हैं, तो इन्हें हम आर्टिफैक्ट्स या कलाकृतियाँ बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं, गहने, हथियार, कपड़े, कला मूर्तियाँ, कुछ भी शामिल हो सकते हैं। अगर आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं कलाकृतियाँ, अगर यह नॉन पोर्टेबल है, नॉन पोर्टेबल मीन्स मतलब जो है अगर वे चीज़ें जो कहीं ले जाई जा सकती हैं तो उन्हें पोर्टेबल कहते हैं। परंतु अगर कहीं जैसे गुफाएं हैं भीमबेटका, वहाँ पे जो है गुफाओं पर जो है हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, तो बेसिकली हम उसको गुफा को तो कहीं लेके जा नहीं सकते, तो ये नॉन पोर्टेबल है। तो इन नॉन पोर्टेबल जो कलाकृतियाँ होती हैं इन्हें हम फीचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फीचर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो भी फीचर्स हमें प्राप्त होते हैं कई रूपों में होते हैं, जैसे कि कहीं पे कोई गड्ढा मिल गया भंडारण के लिए, जहाँ पे वे कुछ जो है संग्रहण करते थे या उसमें स्टोर करके रखते थे, कहीं कचरे का डंप मिल गया, ठीक है, ऐसी कोई संरचनाएं जहाँ पे कहीं पे बाढ़ या मवेशी रखने के लिए जो है कुछ व्यवस्था की जाती थी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं यह जो है फीचर्स कहलाती हैं, और इनसे हमें जो है उस समय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। बायोफैक्ट्स क्या होते हैं? बायोफैक्ट्स बेसिकली जो है मुख्य रूप से जानवरों और पौधों के जो कार्बनिक अवशेष होते हैं, जैसे कि जानवरों की हड्डियाँ, पराग, बीज, लकड़ी, इस तरह के जो चीज़ें हैं उन्हें हम जो है बायोफैक्ट्स कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, पुरातत्व विज्ञान में कौन कौन से मेथड्स है जो हमें पुरातत्व शास्त्र के बारे में जो है जानकारी एकत्रित करने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले है जो है एरियल फोटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि कोई जगह है जहाँ पे कुछ बहुत बड़े एरिया में कुछ जो है डिज़ाइन बना हुआ है या कुछ चित्र वहाँ पे है, कुछ बना हुआ है, तो अब वो नीचे से तो समझ में आएगा नहीं, जैसे ही उसकी हवाई फ़ोटोग्राफी की जाती है तो उस बड़े एरिया को जो है कवर किया जा सकता है, और वहाँ पे जो है जो भी हमें चित्रकारी है, जो भी हमें फ़ोटो से प्राप्त होता है, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये बेसिकली जो है लगभग कई 1-2 किलोमीटर में फैला हो सकता है, ठीक है। तो हवाई फ़ोटोग्राफी की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे बहुत बड़े एरिया को जो है कवर किया गया है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ ऐसे चित्र बनाए हुए हैं, या कुछ इस तरह से लकीरें खींची गई हैं जिसके कुछ महत्वपूर्ण
इनपुट्स हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों को हमें स्टडी करने के लिए जो है उनका एरियल फोटोग्राफी लिया जाता है। इसके अलावा अंडर वाटर प्रोस्पेक्शंस और मेरीन आर्कियोलॉजी, जो भी समुद्र के नीचे जो भी चीज़ें दबी हुई हैं उनके हमें इंक्वायरी के लिए या उनके विश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है हाई डेफिनेशन कैमरा जो है नीचे ले जाते हैं पानी के नीचे और वहाँ पे उसकी वीडियोग्राफी बनाते हैं। तो ये है। इसके अलावा मैग्नेटिक सर्वे जो है हम करते हैं किसी भी जगह का, जो है किसी भी जगह में हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे कुछ उत्खनन के पश्चात क्या हमें कुछ मिल सकता है, क्या ये पुरातात्विक महत्व की ये जगह है, क्या यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ है, तो उसके लिए हम जो है मैग्नेटिक सर्वे करते हैं। इसी प्रकार जो है कोई साइट है जहाँ पे जो है हमें पता है कि यह जो है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे हमें कुछ प्राप्त हो सकता है ज़मीन के नीचे, तो यूं ही ज़मीन को जो है खोदना या खनना शुरू नहीं कर देते हैं। सबसे पहले हम जो है वहाँ पे कुछ और कई सारे मेथड्स का हम इस्तेमाल करके वहाँ पे जो है हम कुछ न कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसी में है कि सोइल को लेकर के उसका जो है केमिकल एनालिसिस करना। इसके अलावा जो है जो उपमृदा है, ये जो सोइल है, सब सोइल है, उसके अंदर क्या विसंगतियाँ हैं इनका भी पता लगा करके हम जो है यह पता लगा सकते हैं कि इस ज़मीन के नीचे कुछ है या नहीं है। इसके अलावा ध्वनि या भूकंपीय तरीक़ों से भी हम जो है वहाँ पे जो संभावना है हम उसके पता लगा सकते हैं कि इस ज़मीन के नीचे कुछ है या नहीं है। तो ये मेथड्स है इंक्वायरी के मेथड्स आर्कियोलॉजिकल में। नेक्स्ट टॉपिक है कि काल निर्धारण। पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, डेटिंग मेथड्स इन आर्कियोलॉजी। तो सबसे पहले है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये बेसिकली जो भी लकड़ी की हमें आइटम्स प्राप्त होते हैं तो उसको बीच में से अगर लकड़ी को काटा जाए इस तरह से, तो यहाँ पे जो है आपको वलय दिखाई देंगे। ठीक है, ये वलय जो है एक तरह से रिकॉर्ड है। ठीक है, इन वलयों में जो है प्राकृतिक रिकॉर्ड्स इसमें दर्ज होते हैं। तो इससे हमें जो है डेटिंग कि वह कितना पुराना है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें है वह है रेडियो कार्बन डेटिंग। C14 के बारे में मैंने नोट्स में डाल दिया है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में अभी इतना जान लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट डेटिंग का ये तरीका है। यह पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आम है और सटीक है। हम लोग छोटी क्लासेस से जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, C14 के बारे में, और इसे मैंने नोट में इंक्लूड किया है क्लास नोट्स में। पोटेशियम आर्गन डेटिंग क्या है? पोटेशियम जो है पत्थरों, जो आर्क है, जो रॉक है, उसके नीचे अंदर जो है पोटेशियम पाया जाता है और वह एक दर से क्षय होती है, उसका डीके होता है। तो पोटेशियम डीके होकर के आर्गन गैस में जो है तब्दील होकर के जो है वहाँ से एस्केप हो जाता है। तो ये जो पोटेशियम की जो डीके प्रोसेस है, इससे हमें पता चलता है कि वह स्टोन या वह रॉक कितना पुराना है। इसी के साथ ही जो है पैलियोमैग्नेटिज्म एक काल निर्धारण का एक पद्धति है, जिससे जो है मैग्नेटिज्म के द्वारा जो है हम पता लगा पाते हैं कि जो है उसका जो शिफ्ट है मैग्नेटिज्म का, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से तो हम ये पता लगा पाते हैं कि यह कितना पुराना जो है वस्तु है। इसके अलावा जो है थर्मोल्यूमिनेसेंस एक और ताप उद्भासन के नाम से यह काल निर्धारण पद्धति है। तो बेसिकली कोई भी हमें ऐसा कुछ पुरातात्विक सोर्स प्राप्त हुआ है, जैसे कि कोई पत्थर वगैरह, रॉक वगैरह, तो उसकी जो चमक है, उसकी चमक के जो ल्यूमिनेसेंट है, उसके अनुसार हम पता लगाते हैं वैज्ञानिक तरीके से कि यह जो है कितना पुराना है। तो इन सभी कार्बन डेटिंग महत्वपूर्ण है। इन सभी डेटिंग पद्धतियों में से कार्बन डेटिंग महत्वपूर्ण है, जो कि प्रश्न इस इग्नू की परीक्षा में पूछा भी गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पुरातात्विक अन्वेषण के चरण, स्टेप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। इस टॉपिक को मैंने जो है क्लास नोट्स में इंक्लूड किया है। आपकी पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न भी इससे संबंधित पूछा गया है। तो बेसिकली हम किसी एरिया का जो है
हमें पता चलता है कि या हमें पुरातात्विक महत्व की कोई साइट मिलता है तो हम उसको जो है सबसे पहले उसको खनना शुरू नहीं कर देते हैं, उनका जो है उत्खनन शुरू नहीं कर देते हैं। सबसे पहले जो है हम शोध करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उस जगह का जो है भूमि की माप जोक करते हैं, और इसके बाद जो है उस थोड़ा सा हम छोटा सा गड्ढा बनाएंगे, फिर वहाँ पे जो है छोटा सा गड्ढा बना करके वहाँ पे उत्खनन थोड़ा सा करते हैं, और फिर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें से क्या प्राप्त हो सकता है और ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ही हमें कुछ चीज़ प्राप्त होती है, आर्कोलॉजिकल कुछ वस्तु वहाँ से प्राप्त होती है, तो फिर हम उसकी डेटिंग वगैरह करके फिर आगे जो है बड़े पैमाने पर उत्खनन करते हैं ताकि वहाँ पर कुछ हमें सभ्यता या कुछ बड़े साइट्स हमें प्राप्त हो सके। जो भी चीज़ें हमें पूर्ण उत्खनन के पश्चात यानी फुल एक्सकैवेशंस के बाद जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है उसका हम जो है रिकन्स्ट्रक्शन और एक कैटलॉगिंग करते हैं, सूचीपत्रण करते हैं, और फिर उसे प्रयोगशाला में रख देते हैं प्रदर्शनी के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के लिए जो है बड़े बड़े जो हिस्टोरियन हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जो है व्यूज़ लिया जाता है और उसके बाद जो है रिपोर्टिंग की जाती है, और फिर हम किसी जो जर्नल वगैरह में इसे जो है संग्रहालय में प्रदर्शन करते हैं, और फिर जो है सबके लिए जो है पब्लिकली इसको एक व्यूज़ के साथ जो है इसे जो है पब्लिकली जो है इसको शो किया जाता है। तो इतने ही टॉपिक हैं आपके इस यूनिट 1 में। जो भी लर्नर रेडीमेड असाइनमेंट्स चाहते हैं, सॉल्व रेडीमेड असाइनमेंट्स, हैंड रिटन असाइनमेंट्स, तो फिजिकल असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, ऑल इंडिया फ्री होम डिलीवरी है, और जो भी वर्किंग लर्नर्स हैं जिनके पास समय नहीं है वे इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी इस यूनिट में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, और ये क्लास नोट जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है हमारे, उन स्टूडेंट्स को, उन लर्नर्स को जो है क्लास नोट्स इस क्लास के बाद जो है सेंड कर दिया जाएगा। काफ़ी लर्नर्स जो है SMS कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें अपना क्लास नोट्स दिखा दीजिए। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं इसके जो भी क्लास नोट्स में इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों को जो है इस सेशन में मैं करा देता हूँ। ये आपके सामने क्लास नोट्स हैं। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं हमसे, उन्हें यह क्लास नोट्स भेज दिया जाएगा इस क्लास के एंड में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल को लगभग 100 शब्दों में समझाइए। आपकी पाठ्य पुस्तक में 50 में बोला गया है कि 50 शब्दों में समझाइए। हालांकि मैंने 100 शब्दों में एक्सप्लेन किया है ताकि कम से कम जो भी क्वेश्चन इग्नू पूछता है उसमें जो है वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स के होते हैं, ये जो सबसे कम वर्ड लिमिट की बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल और के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो स्लाइड में हमने देखा है कि प्रागैतिहास मानव इतिहास में लिखित अभिलेख हो या प्रलिखित इतिहास के आगमन से पहले की अवधि को संदर्भित करता है। बेसिकली इसमें 3 काल होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक और आदि इतिहास में क्या अंतर है? तो बेसिकली प्रागैतिहास लेखन प्रणालियों या दर्ज इतिहास के विकास से पहले की अवधि को दर्शाता है, जबकि आदि इतिहास जो है वह प्रागैतिहास और लिपिबद्ध इतिहास के बीच के संक्रमणकालीन चरण है। प्रागैतिहास का जो उदाहरण है वह है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। जबकि आदि इतिहास के उदाहरण के रूप में हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, यह जो है आदि इतिहास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हमें लिपि तो प्राप्त हुई है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और तो हम वैसी सभी सभ्यताओं को जिसमें कुछ लिपि हमें प्राप्त हुआ है, कुछ साइंस हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उस को हम पढ़ नहीं पाए हैं या वो पढ़ने योग्य नहीं है, तो उसे हम जो है आदि इतिहास में रखते हैं। यही वह संक्रमण काल माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रश्न है कि शिल्प कृति या कलाकृति क्या है। तो ये स्लाइड में हम देख चुके हैं। बेसिकली जो है
मिट्टी के बर्तन, गहने, हथियार, कपड़े, कला, मूर्तियाँ और बहुत सी ऐसे कुछ वस्तुएं शामिल है जिसे हम कलाकृति में जो है शामिल रखते हैं, शिल्प कृति कहते हैं। तो कलाकृतियाँ आमतौर पर पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से पाई जाती हैं। ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, वे सांस्कृतिक कलाकृतियाँ हैं जो समाज के मूल्य, विश्वासों, व्यापार नेटवर्क और कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रकट करती हैं। शिकार या खेती के लिए उपकरण या प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। तो बेसिकली हमें जो भी चीज़ें पुराने हजारों साल पुरानी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो वह उस समय के बारे में हमें जो है कुछ इनपुट्स प्रदान करते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, तो इसलिए वे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पुरातात्विक शोध के चरण बताइए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो भी शोध है। तो सबसे पहले अनुसंधान किया जाता है किसी जगह का खुदाई होने से पहले, उसके बाद उसका सर्वेक्षण किया जाता है, फिर उत्खनन किया जाता है। ठीक है, उत्खनन में हमें जो है पुरातात्विक भंडार जो हमें प्राप्त होते हैं, जो मिलते हैं ज़मीन के नीचे से खुदाई के पास, उसको सावधानीपूर्वक जो है नियंत्रित प्रक्रिया से जो है उन्हें साफ करके निकाला जाता है और उन कलाकृतियों को जो है और संरचनाओं को जो है तकनीकों और ब्रश वगैरह से साफ करते हैं और फिर उनको निकाला जाता है। उनका फिर रिकॉर्डिंग या दस्तावेजीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर उस क्षेत्र का विश्लेषण करते हैं खुदाई के बाद कि यह जो है, और कई सारे विश्लेषण में कई सारी चीज़ें हैं जो उत्खनन के बाद जो है हमें जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुआ है उनका पर्टिकुलरली उनका डेटा वगैरह लिया जाता है और उनको जो है सूचीकरण किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है और फिर जो है एक विश्लेषण के अनुसार काल डेटिंग की जाती है, फिर उनका व्याख्या किया जाता है, रिपोर्ट लेखन किया जाता है, फिर उसके बाद जो है उनका प्रकाशन किया जाता है। तो इसमें जो है कई एक्सपर्ट्स जो है इस कार्य में जुड़े होते हैं। पुरातत्व विज्ञान और मानव विज्ञान में क्या अंतर है? तो बेसिकली पुरातत्व विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों संबंधित विषय हैं, दोनों मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ जो है अलग अलग तरीके और थोड़ी बहुत जो है इनमें डिफरेंसेस हैं। तो नेक्स्ट यही हम जानेंगे कि पुरातत्व विज्ञान और मानव विज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहले पुरातत्व विज्ञान जो है, पुरातत्व प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए भौतिक अवशेषों, कलाकृतियों, संरचनाओं और अन्य भौतिक निशानों की जांच और व्याख्या के माध्यम से पिछली मानव संस्कृति और समाजों का अध्ययन भर है। जबकि मानव विज्ञान जो है यह एक व्यापक क्षेत्र है और इसमें मनुष्यों का अध्ययन शामिल है। इसमें आज की संस्कृति के बारे में, आज के समाज के बारे में भी अध्ययन शामिल है और प्लस जो है अतीत के बारे में भी, अतीत समाज के बारे में भी, उसकी संस्कृतियों के बारे में भी अध्ययन शामिल है। तो मानव विज्ञान जो है थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखता है। पुरातत्व विज्ञान मुख्य रूप से मानव अस्तित्व के भौतिक और भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि उपकरण हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, वास्तुकला, ठीक है, कहीं पे जो दफन स्थल है या प्राचीन ऐसी परिदृश्य जहाँ पे जो है कुछ नीचे से कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, तो उन अवशेषों का विश्लेषण करता है। जबकि मानव विज्ञान जो है उप विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बारे में जो है सांस्कृतिक अध्ययन किया जाता है, फिर मानव के जीव अध्ययन किया जाता है, मानव के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है, भाषाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो मानव विज्ञान जो है वो थोड़ा सा जो है और डिटेल में जाता है, गहराई में जा कर के पुरातत्व की जो चीज़ें होती हैं, पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें होती हैं उनका और अधिक गहराई में विश्लेषण करता है। पुरातत्व विज्ञान जो है पुरातत्वविद कलाकृतियों और पुरातत्विक स्थलों को उजागर करने और उनका अध्ययन करने के लिए उत्खनन, सर्वेक्षण, डेटिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। जबकि मानव विज्ञान जो है समकालीन संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद जो है प्रतिभागी अवलोकन, साक्षात्कार, सर्वेक्षण और नृविंश विज्ञान क्षेत्र कार्य सहित विभिन्न अनुसंधान विषयों का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली जो है आज के समाज के और संस्कृति जो है उसके बारे में भी मानव विज्ञान जो है स्टडी करता है और जो भी हमें पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो साइट्स हमें प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में भी जो है पूरी तरीके से स्टडी करता है। जैसे हमने अभी देखा है कि जो है मानव जीव विज्ञान के बारे में, उनके विकास के बारे में, ठीक है, और भाषाओं के बारे में अध्ययन करता है, संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करता है। तो यह हमने बेसिकली देखा है कि पुरातत्व विज्ञान और मानव विज्ञान के बीच में क्या अंतर है। पुराशास्त्र के क्षेत्र में हाल फिलहाल में क्या प्रगति हुई है, यह टॉपिक जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में थोड़ा सा आउटडेटेड है, तो मैंने इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड किया गया है। जैसे कि तकनीकी प्रगति में जो है
लिडार नाम से, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये जो है इससे क्या होता है कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों से जो है हम अब डिटेक्ट करते हैं और मैपिंग करते हैं कि जो है यहाँ पे हमें कुछ पुरातात्विक स्थलों की पहचान हो सके। इसके बाद जो है डिजिटल दस्तावेजीकरण, पहले के टाइम में जो है ऑन पेपर रिकॉर्ड रखा जाता था, अब जो है डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी चीज़ें हैं जो है हवाई फोटोग्राफी में काफ़ी काम देती है। ये उपग्रह से, अब पहले तो हवाई फोटोग्राफी करते हैं, अब जो है उपग्रह से जो है इमेज लेते हैं हम रिमोट सेंसिंग तकनीक से। और कंप्यूटेशन उपकरण इतने सारे हो गए हैं कि हम बड़े डेटा को जो है उसका इजी तरीके से हम एनालिसिस कर लेते हैं। पहले के टाइम में इस जो है यह इतना संभव नहीं था। मानव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं प्रागैतिहासिक काल की समझ में किस प्रकार योगदान देती हैं। तो ये प्रश्न है कि जो मानव विज्ञान है इसकी कई सारी शाखाएं हैं, हम जानते हैं, तो हमें ये शाखाएं हमें प्रागैतिहासिक काल को किस प्रकार से समझने में सहायता करती हैं। तो सबसे पहले पुरातत्व। तो पुरातत्व भौतिक अवशेषों के अध्ययन के माध्यम से प्रागैतिहासिक समाजों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। जैसे हमें कोई चीज़ प्राप्त हो गया, कोई कलाकृति वगैरह जो हमें प्राप्त हो गया, तो उसमें हम जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है तो उसका विश्लेषण होता है और फिर उसके बाद हमें जो है उस समाज में जो प्राचीन जीवन शैली थी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जैविक मानव विज्ञान, ये बेसिकली जो है मनुष्यों और हमारे पूर्वजों के विकास की जांच करता है, ठीक है। और वह जांच किस प्रकार से संभव हो पाता है, जैसे कहीं पे हमें जो है जीवाश्म मिले, कहीं पे जो है कंकाल अवशेष मिले, तो हमें कुछ अनुवांशिक डेटा हमें प्राप्त होता है, तो हम उसका जो है विश्लेषण करते हैं। सांस्कृतिक मानव विज्ञान, यह जो है समकालीन और ऐतिहासिक संस्कृतियों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो मानव विज्ञान की ये एक शाखा है जो कि आज की संस्कृति और जो है पुराने ज़माने की जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो भी वस्तु हमें प्राप्त हुए, उस ज़माने की संस्कृति और आज की संस्कृति को जो है कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कई संस्कृतियों को जो है ये है स्टडी करती हैं जो समकालीन संस्कृतियां हैं, और उसके बाद जो है जो हज़ारों साल पुरानी संस्कृतियां हैं उनके बारे में भी स्टडी किया जाता है। भाषाई मानव विज्ञान एक और जो है शाखा है जिसमें हम भाषा की संरचना और विकास का पता लगाते हैं, कौन से परिवार का यह भाषा हिस्सा है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो यह जो उप शाखाएँ हैं हमें एक बहुत हेल्प प्रदान करते हैं जो इतिहास को समझने के लिए। अब यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पुरातत्व विज्ञान में कार्बनिक पदार्थों के लिए सबसे विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटा विधि कौन सी है? कालांकन पद्धति, यह है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो है सबसे आम और सबसे विश्वसनीय है, ठीक है। पुरातत्व में कार्बनिक पदार्थों के लिए सबसे आम वैज्ञानिक डेटिंग विधि यही है। किस सिद्धांत पर काम करता है? वह इस सिद्धांत पर काम करता है कि जीवित जीव वायुमंडल से लगातार C14 की एक मात्रा को अवशोषित करते रहते हैं, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीमी और बहुत छोटी सी मात्रा होती है। लेकिन जब कोई जीव मर जाता है तो ये C14 प्राप्त करना बंद कर देता है। और हम जानते हैं कि जो C14 है वह एक उसकी क्षय दर होती है, लगभग 5,730 वर्ष में इसका जो कार्बन 14 जो है यह आधा हो जाता है, ठीक है। तो इस से हम जो है किसी भी वस्तु का सैंपल ले करके पता लगा सकते हैं कि हाँ, क्योंकि हमें इतना एक मोटा मोटा जो है ये डीके रेट पता है कि क्षय दर 5,730 वर्ष का है। तो इससे हम जो है किसी भी वस्तु का हम जो है कार्बन 14 का जो लॉस हुआ है, जो डीके हुआ है, इससे हम उसकी जो डेट है वो सटीक पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल सभी प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ये यूनिट 1 आपका BHIC 102 का कंप्लीट हुआ। यदि कोई लर्नर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कीजिए। और 999 में जो है 3 साल तक के लिए आपको गेस्ट पेपर, क्लास नोट्स और सोल्व असाइनमेंट्स प्रोवाइड होंगे, और साथ में जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर और कमेंट और लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।